टर्की को भारत के प्रधानमंत्री मोदी खुद ही पर्सनली कौन सा झटका देने जा रहे हैं? पाकिस्तान ने अमेरिका को कैसे ऑफेंड कर लिया है, जिसके बाद अब बिलावल भुट्टो जो कि अमेरिका एक डेलीगेशन लेकर गया है, उसको वहां से डिपोर्ट करने की मांग हो रही है। जर्मनी अब 2-4 पैसों के लिए भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को कैसे चैलेंज करने लगा है, और रशिया ने चाइना को लेकर भारत से एक बार फिर से कौन सी रिक्वेस्ट की है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की अपकमिंग इंटरनेशनल विजिट्स के बारे में, क्योंकि टर्की को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी पिछले महीने क्रोएशिया, नीदरलैंड्स और नॉर्वे की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन भारत पाकिस्तान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और पहलगाम हमले के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट उस समय पोस्टपोन कर दी थी। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट के लिए कनाडा जा रहे हैं, तो सोर्सेज के हवाले से न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के साथ साथ क्रोएशिया, नीदरलैंड्स और नॉर्वे की विजिट भी एक ही साथ करने वाले हैं। 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक कनाडा में और उसके बाद इन सब कंट्रीज में जाने वाले हैं। लेकिन खास बात यह है कि क्रोएशिया, नीदरलैंड्स और नॉर्वे के साथ साथ अब साइप्रस को भी इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी टर्की के कट्टर दुश्मन साइप्रस की विजिट के ऊपर जाने वाले हैं। 1970s में टर्की ने नॉर्दर्न साइप्रस को इन्वेड करके 35% हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था, जिसको आज तक इंटरनेशनल कम्युनिटी और ना यूनाइटेड नेशंस ये दोनों ही रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी अगर साइप्रस चाहते हैं तो ये साइप्रस के लिए बड़ी डिप्लोमेटिक विन होगी। वैसे प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस जाने वाले भारत के पहले पीएम नहीं होंगे। साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी और साल 1983 में इंदिरा गांधी भी साइप्रस गई थी। वैसे केवल साइप्रस की विजिट करने से टर्की और एर्दोगान नहीं सुधरेंगे। अच्छा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस की विजिट के दौरान साइप्रस की टेरिटरी के बारे में भी स्टेटमेंट दें, या फिर साइप्रस के साथ कोई डिफेंस एग्रीमेंट या डिफेंस कॉपरेशन के लिए कोई डिफेंस डील साइन कर लें। प्रधानमंत्री मोदी की G7 विजिट तो अभी कंफर्म है, लेकिन ये बाकी 4 देशों की विजिट इन सब कंट्री से अभी डेट मिलने के बाद ही फाइनल होगी। भारत क्योंकि एंड मौके के ऊपर यानी कि एंड मोमेंट के ऊपर डेट्स मांग रहा है, इसलिए सामने वाली कंट्रीज के ऊपर ये विजिट काफी डिपेंड करने वाली है। वरना प्रधानमंत्री मोदी कनाडा से वापस आने के कुछ दिनों के बाद फिर इन सब देशों की विजिट के ऊपर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जब भी फॉरेन कंट्रीज की विजिट के ऊपर जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि कुछ कंट्रीज को एक साथ कवर कर लें। इस विजिट को लेकर और जो भी अपडेट्स आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जर्मनी से, एंड अगर ये न्यूज सच साबित होती है तो भारत और जर्मनी के रिलेशंस ऑफ ट्रैक जाने की पूरी संभावना है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम के फेल होने के बाद अब पाकिस्तान वेस्टर्न कंट्रीज के एयर डिफेंस सिस्टम परचेज करना चाहता है। भारत की ब्रह्मोस, स्कैल्प मिसाइल्स, ड्रोन्स, म्यूनिशंस ऑलमोस्ट सभी ने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स को आसानी से भेद लिया था, और पाकिस्तान के अंदर घुसकर न सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया बल्कि पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस को भी टारगेट कर लिया, जिसके चलते पाकिस्तान का चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम से भरोसा उठ गया है। पाकिस्तान कई सारे वेस्टर्न एंड नाटो देशों के एयर डिफेंस सिस्टम इस समय एक्सप्लोर कर रहा है, और न्यूज निकल कर आ रही है कि जर्मनी ने भी पाकिस्तान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर कर लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि जर्मनी ने अपना IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को ऑफर किया है। ये शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें एडवांस्ड इंफ्रारेड होमिंग टेक्नोलॉजी और हाई मैन्यूवरेबिलिटी का इस्तेमाल किया गया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम 12 से 80 किलोमीटर की रेंज में सभी तरह के एरियल टारगेट्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करके आसानी से मार गिराने में सक्षम है। और इसकी खास बात यह है कि ये अप टू मैक 3 की स्पीड वाली मिसाइल्स को भी आसानी से डिटेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब ये जो IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम है, ये जर्मनी ने यूक्रेन को भी दिया है, और आज की डेट में यूक्रेन की डिफेंस फोर्सेस इसको रशिया के खिलाफ काफी एक्सटेंसिवली यूज कर रही हैं, और यूक्रेन रशिया वॉर में इसकी सक्सेस के कारण ही ये पिछले 2 सालों से काफी न्यूज में चल रहा है। कई सारी रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आई हैं जिसमें क्लेम किया गया है कि जर्मनी के इस IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम ने रशिया की P-800 ऑनिक्स सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर लिया था। इसी मिसाइल्स के ऊपर भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल्स बेस्ड है, इसलिए पाकिस्तान जर्मनी के इस IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम की इंक्वायरी कर रहा है, क्योंकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल्स पाकिस्तान की सेना के लिए एक बहुत ही बड़ी हेडेक बनते जा रही हैं। अभी तक क्या था कि जर्मनी पाकिस्तान को स्मॉल आर्म्स सप्लाई करता था, लेकिन अगर जर्मनी ने ये एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को सेल किया तो इससे भारत और जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर काफी असर पड़ेगा। रशिया, फ्रांस और उसके बाद कुछ हद तक अमेरिका भी आज की डेट में पाकिस्तान को एडवांस्ड वेपन्स इसलिए नहीं बेचता है क्योंकि भारत के साथ रिलेशंस खराब हो सकते हैं। भारत के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए ही ये बड़े बड़े देश पाकिस्तान के साथ कई मिलियन और बिलियन डॉलर्स की डील्स को वाइड करते हैं, लेकिन जर्मनी का सामने से खुद ही पाकिस्तान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर करना ये वाकई में डिसअपॉइंटिंग है। आई होप जर्मनी और पाकिस्तान के बीच ये डील साइन ना हो, एंड बाय चांस अगर IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाली DHL डिफेंस कंपनी अपना एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को ऑफर कर भी रही है, आई होप कि जर्मनी की गवर्नमेंट इसके ऊपर तुरंत रोक लगाए। DHL डिफेंस सिस्टम एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन जर्मनी की गवर्नमेंट इस कंपनी के एक्सपोर्ट लाइसेंस रिवोक करके पाकिस्तान के साथ इस डिफेंस डील को ब्लॉक कर सकती है।
वैसे ना सिर्फ जर्मनी, रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि पाकिस्तान इस समय टर्की से लेकर अमेरिका और कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज को अप्रोच करके एयर डिफेंस सिस्टम के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है। इन सभी कंट्रीज के ऊपर भारत भी प्रेशर बनाएगा कि ये डील साइन ना हो। अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा देश पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम देता है और कौन सा नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया, भारत और चाइना को लेकर। दरअसल रशिया ने एक बार फिर से रिग ट्रायोका को मजबूत करने की मांग की है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि मैं सच में आशा और उम्मीद करता हूं कि हम रशिया, भारत और चाइना के ट्रायोका यानी तीनों देशों की तिगड़ी के काम को फिर से रिस्टोर और बहाल कर पाएंगे। पिछले कुछ सालों से हम फॉरेन मिनिस्टर्स के स्तर के ऊपर नहीं मिले हैं, लेकिन मैं अपने चाइनीज कोलीग और इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर जयशंकर के साथ इस मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ ताकि रिग देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग जल्दी से अरेंज की जाए, जिसमें केवल रशिया, चाइना और भारत के विदेश मंत्री शामिल होंगे। मैं सच में आशा करता हूं कि अब जब भारत और चाइना के बीच बॉर्डर के ऊपर तनाव कम हो गया है, मेरी राय में तो काफी हद तक कम हो गया है, और भारत चाइना के बीच स्थिति स्थिर हो रही है, न्यू दिल्ली और बीजिंग के बीच संवाद हो रहा है, ऐसे समय में हम इस रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायोका का काम दोबारा से शुरू कर सकते हैं। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने में रिग फॉर्मेट की भूमिका काफी अहम होगी। ये कहना है रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का। वैसे ये तीसरी बार है जब रिसेंटली रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की रिग फॉर्मेट को लेकर कोई स्टेटमेंट आई हो। सामने से चाइना भी भारत को मस्के लगा रहा है, लेकिन बायलैटरल ट्रेड में भारत और चाइना के बीच जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको कम करने के लिए चाइना ने 0 स्टेप उठाए हैं, और बॉर्डर के ऊपर चाइना जो भारत को धोखा देता रहता है वो हम सबको पता है। साइड से चाइना पाकिस्तान को भारत के खिलाफ लगातार एडवांस्ड हथियार सप्लाई कर रहा है। इसलिए आपको क्या लगता है कि क्या भारत को रिग फॉर्मेट को रिवाइव करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र को लेकर। अमेरिका एंड अब उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर एक्सेस पेंडिंग्स का बहाना मारकर कई सारे वेस्टर्न देश अब यूनाइटेड नेशंस को एनुअल ड्यूज और अपने हिस्से की फंडिंग बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। कई सारे देश लेट पेमेंट्स दे रहे हैं, और सबसे बड़ा नुकसान हुआ है अमेरिका की फंडिंग रुकने के कारण। यूनाइटेड नेशंस के अंडर 60 से ज्यादा ऑफिसेज आते हैं। यहाँ के रेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, स्टाफ की सैलरी और जितने भी खर्च होते हैं, ये सब दुनिया के सभी देशों से इकट्ठा किए जाने वाले बजट से ही आता है। अब यूनाइटेड नेशंस ने इसको लेकर बताया है कि पिछले साल 2024 में 193 सदस्य देशों में से 152 देशों ने अपने फ्यूल ड्यूज टाइम के ऊपर पे किए थे, लेकिन अमेरिका समेत 41 देशों ने यूनाइटेड नेशंस को अपना एनुअल कंट्रीब्यूशन दिया ही नहीं। यानी कि जो बाइडेन ने भी यूनाइटेड नेशंस की फंडिंग को रोका था, और साल 2024 में यूनाइटेड नेशंस को अपनी तरफ से फुल फंडिंग नहीं दी। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि उनका जो टोटल बजट है उसका 22% अकेले अमेरिका पे करता है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये फंड्स देने से इनकार कर दिया है। इसी के चलते अब यूनाइटेड नेशंस ने 20% जॉब्स और 20% प्रोग्राम्स की फंडिंग को कट करने का फैसला किया है। 20% जॉब्स कट करने से यूनाइटेड नेशंस को 14,000 एम्प्लॉइज और स्टाफ को निकालना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास उनकी सैलरीज और ड्यूज पे करने के लिए फंड्स ही नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ने इसके साथ ही भारत और चाइना जैसे बाकी देशों से रिक्वेस्ट की है कि हो सके तो ये देश इस साल अपने एनुअल कंट्रीब्यूशन को 20% तक बढ़ा दें, ताकि अमेरिका के गैप को फिल करने में मदद मिले। अब भारत इस साल के लिए संयुक्त राष्ट्र को अपनी फंडिंग्स बढ़ाता है या फिर नहीं, ये तो खैर मोदी सरकार डिसाइड करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि यूनाइटेड नेशंस की फंडिंग बढ़ानी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका से। दरअसल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी की अगुवाई में एक टीम को अमेरिका भेजा था, जहां पर उनको भारत के खिलाफ झूठ बोलकर प्रोपेगेंडा करना था। लेकिन बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में जाकर वहां पर कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स पास कर दी हैं जिसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा हो रहा है, और कई सारे अमेरिकन थिंक टैंक्स बिलावल भुट्टो और उनकी टीम को वापस से डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजने की मांग कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय जब बिलावल भुट्टो से आतंकवाद के ऊपर सवाल खड़ा किया गया, उसके जवाब में बिलावल भुट्टो ने गलती से कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद के फैलने के लिए अमेरिका ही दोषी है। दरअसल बिलावल भुट्टो ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आज की डेट में जो आतंकी हमले हो रहे हैं, उनमें जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर गया था। अब वो सारे आतंकवादी अफगानिस्तान की ब्लैक मार्केट से अमेरिका के वेपन्स ले रहे हैं और पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वेपन्स पाकिस्तान के पुलिसमैन के वेपन से एडवांस्ड होते हैं। ये कहना है बिलावल भुट्टो का, और बिलावल भुट्टो के स्टेटमेंट के कारण अमेरिका के थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी गलतियों का ब्लेम अमेरिका के ऊपर डाल रहा है, और अमेरिका के खिलाफ तालिबान को पाकिस्तान आर्मी सपोर्ट किया करती थी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल से। ये जो आप वीडियो क्लिप्स देख रहे हैं, ये इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने रिलीज की। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने गाजा में एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल बनाने के लिए फंड्स दिए थे, लेकिन हमास आतंकी संगठन ने उसी यूरोपियन हॉस्पिटल के नीचे टनल्स की एक पूरी सिटी बना दी थी, क्योंकि हमास को लगा कि इजराइल इस यूरोपियन हॉस्पिटल को तो हाथ लगाएगा नहीं।
लेकिन इजराइल ने अब इस यूरोपियन हॉस्पिटल को खोदकर इसके नीचे की टनल सिटी ढूंढ निकाली है, जहां पर आज तक हमास के आतंकी छुपे बैठे थे। आप ये पूरी वीडियो देखिए। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।